नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे आपदा प्रबंधन और वैश्विक सहयोग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को एक वीडियो संदेश के माध्यम से 5वें अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना यानी ICDRI सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन में दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधि विशेषज्ञों ने भागीदारी की। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा प्रबंधन और वैश्विक सहयोग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आपस में जुड़ी हुई दुनिया में आपदाओं का प्रभाव केवल स्थानीय नहीं होगा, बल्कि क्षेत्र में आई आपदा का प्रभाव दूसरे क्षेत्र पर भी पड़ेगा। इसलिए वैश्विक स्तर पर प्रतिक्रिया एकीकृत होनी चाहिए, अलग थलग नहीं। तुर्की और सीरिया में भूकंप जैसी हाल की आपदाओं के पैमाने और तीव्रता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CDRI के काम और इसके महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह उत्साहजनक है कि CDRI में सिर्फ सरकारें ही शामिल नहीं हैं, बल्कि वैश्विक संस्थाएं और निजी क्षेत्र भी बड़ी भूमिका निभा रहा है। कुछ ही समय में 40 से अधिक देश CDRI का हिस्सा बन गए हैं। इस प्रकार ये सम्मेलन आपदा रोधी अवसंरचना और वैश्विक सहयोग का एक महत्वपूर्ण मंच बनता जा रहा है। उन्नत और विकासशील अर्थव्यवस्था, छोटे और बड़े देश, ग्लोबल नॉर्थ एंड साउथ सब इस मंच पर साथ आ रहे हैं। जाहिर तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा जोर वैश्विक सहयोग पर रहा है। दरअसल आपदा के समय वैश्विक सहयोग की आवश्यकता कहीं अधिक होती है, क्योंकि आपदा की व्यापकता किसी सीमा में बंधी नहीं होती। कोरोना महामारी इस बात का उदाहरण है कि दुनिया के सभी देश आपदा की जद में कितनी जल्दी आ सकते हैं। भूकंप के झटके और घटनाएं भी कई बार इसका एहसास दिलाते हैं। जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक समस्याएं दुनिया के सभी देशों के लिए चुनौती बनी हुई हैं। ऐसे में आपदा प्रबंधन और वैश्विक सहयोग का मुद्दा दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए मुद्दा आपका में इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आइए सुनते हैं, देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा। Each nation and region faces disasters of different kinds. Societies evolve local knowledge related to infrastructure that can withstand disasters. While modernizing infrastructure, such knowledge needs to be used intelligently. Modern technology with local insights can be great for resilience. Further, if documented well, local knowledge may become a global best practice. Friend, some of the initiatives of the CDRI are already showing its inclusive intent. The Infrastructure for Resilient Island State Initiative for IRIS benefits many island nations. These islands may be small, but every human living in them matters to us. Just last year, the Infrastructure Resilient Accelerator Fund was announced. This $50 million fund has generated immense interest among developing nations. The commitment of financial resources is key to the success of initiatives. तो आपने सुना प्रधानमंत्री जी को, जो कह रहे थे कि आपदा प्रबंधन के समय में कैसे एक देश दूसरे देश का सहयोग कर सकता है। वैश्विक सहयोग पर उनका जोर हमेशा रहा है। मेरे साथ एक खास पैनल इस समय मौजूद है, स्टूडियो में मौजूद हैं मेरे साथ प्रोफेसर सौमित्र मुखर्जी जी, जो पर्यावरण विज्ञान स्कूल JNU से हैं। आपका स्वागत है सौमित्र जी। साथ ही हम बात करेंगे प्रोफेसर वसंत मत सागर जी से, जो सिविल इंजीनियरिंग विभाग IIT दिल्ली से हैं। आपका भी स्वागत है वसंत जी। और हम बात करेंगे NDMA से के जो सदस्य हैं कमल किशोर जी से। कमल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं NIDM से
प्रोफेसर जो हैं डॉक्टर संतोष कुमार जी। संतोष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन शुरुआत कमल जी मैं आपसे करूंगा, क्योंकि मुद्दा आपदा प्रबंधन और वैश्विक सहयोग का है और ये दुनिया के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ICDRI की जब हम बात करते हैं तो इसकी भूमिका क्या है, किस स्तर पर है, कैसे इसे वैश्विक संदर्भ में देखा जा सकता है? देखिए, मैं 3 चीज़ें कहना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये कि पिछले दशक में हमने काफ़ी उन्नति की है आपदाओं से होने वाली मृत्यु दर को कम करने में। लेकिन आपदाओं से होने वाला जो नुकसान है, जो आर्थिक नुकसान है, जो प्रॉपर्टी का नुकसान है, उसमें लगातार वृद्धि होती जा रही है। और उसकी एक मेन जो वजह है, जो मुख्य उसका एक कारण है, वो ये है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपदाओं में, पूरे विश्व में कोई आपदा आती है तो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो प्रधानमंत्री जी ने करीब 3.5 साल पहले सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र के एक अधिवेशन के साथ में इस चीज़ की घोषणा की कि भारत एक अंतर्राष्ट्रीय कोएलिशन बनाएगा जिसमें सभी देश, विकासशील देश, विकसित देश, छोटे देश, बड़े देश, छोटे द्वीपीय देश, लैंडलॉक्ड देश, ये सब मिलकर के इस चीज़ पर काम करेंगे कि हम कैसे जो है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसा इन्वेस्टमेंट करें कि आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। इस संदर्भ में ये जो आज जिस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया, ये 5वां अंक है इस सम्मेलन का। इस सम्मेलन को हाइब्रिड तरीके से किया जा रहा है दिल्ली में जी, और इसमें इस समय 158 देशों के 2250 लोग शामिल हैं। और इसमें सरकारें हैं, इसमें निजी क्षेत्र के लोग हैं, इसमें शिक्षाविद हैं, इसमें कम्युनिटी के लोग हैं, और सब बैठ कर के इस बात पे चर्चा करेंगे कि हमारे पावर लाइंस, हमारे जो पुल बनाते हैं, हमारे रेलवे लाइंस, हमारे एयरपोर्ट्स, जो आपदाओं से उनको नुकसान होता है, हम उनमें कैसे ऐसे नए प्रिंसिपल का समावेश करें कि इस नुकसान को कम से कम किया जा सके। आज के लिए ही नहीं, पर आने वाले दशकों के लिए भी। जैसे कि आप जानते हैं, जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत सारी जो आपदाएं हैं उनकी संख्या में और तीव्रता में बढ़ोतरी हो रही है। तो कैसे जब हम आज जो रोड बनाएं, आज जो हम रेल लाइन बनाएं, आज जो हम एयरपोर्ट बनाएं, आज जो हम पावर प्लांट बनाएं, ट्रांसमिशन लाइन बनाएं पावर की, वो इन आपदाओं को सहने में सक्षम बने। तो इस बारे में हमने एक अंतर्राष्ट्रीय कोalition बनाया, उसका ये 5वां अंक है। जी, वसंत जी, अगर हम बात करें आपदा प्रबंधन और वैश्विक सहयोग की, तो इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आपदाओं को लेकर जिस प्रकार से दुनिया का एक रवैया देखने को मिलता है, और ऐसे में भारत की जो भूमिका रही है वैश्विक सहयोग की, उसको आप कैसे देखते हैं? जी हाँ, तो अभी जैसे कमल किशोर जी ने कहा कि ये कोएलिशन जब इसकी फॉर्मेशन हुई, तब एकेडमिशियंस को इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। तो उस वक्त हमारी तरफ से, IIT दिल्ली की तरफ से, हम इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को रेजिलिएंट बनाने के तौर पे कर रहे हैं। और हम सिर्फ ये एक आपदा की तरफ से नहीं देख रहे हैं, जैसे कि अर्थक्वेक हुआ, मतलब भूकंप हुआ। हम दूसरी भी आपदाएं देखते हैं, जैसे कहीं से विंडस्टॉर्म आते हैं, कहीं पे साइक्लोन्स आते हैं, या कहीं पे ऐसी घटनाएं होती है जिससे जान माल की हानि होती है, उनको क्षति पहुंचती है, जैसे आग लगी हो। तो उस तरह एज ए सिविल इंजीनियर, एक स्थापत्य अभियंता होने की वजह से, एक संरचना अभियंता का होने की वजह से, इन सारे जो इमारतें हैं, ये पुल है, इनको हम किस तरह से उनके रेजिलियंस बना पाएंगे, इस तरह से हम इस मिशन में जुड़ गए हैं। और अभी स्पेसिफिकली अगर कहा जाए तो ये ICDRI में हम ये देख रहे हैं कि जो आरोग्य सुविधाएं हैं, जैसे अस्पताल की इमारतें हैं, उनको हम किस तरह से रेजिलिएंट बनाएं, जबकि इस तरह की अगर कहीं घटनाएं होती हैं तो उस वक्त अस्पताल की बिल्डिंग अपना कार्य जारी रखे, वहाँ पर जो पेशेंट्स होते हैं, जो रोगी होते हैं, उनको उसमें कहीं पे जाने की ज़रूरत ना पड़े, उनको वहाँ पे ट्रीटमेंट उनकी लगातार जारी रहें। तो इस तरफ से हम किस तरह से सहयोग कर सकते हैं दूसरे देशों के साथ और निजी संस्थाओं के साथ।
तो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इन बर्कली के साथ सहयोग प्रस्थापित किया 3 साल पहले CDRI के द्वारा, और उसमें हमने जो तकनीक है उसका आदान प्रदान किया। उसमें जो भी सम्मेलन हुए उसमें हम शामिल हुए। हमने जो नई तकनीकें इसमें बनाई हैं जी, उसको हमने दिखाया, और जो निजी संस्थाएं हैं स्पेशली अंडर मेक इन इंडिया, उसके तहत हमने ये देखा कि ये तकनीक हमें कहीं से बाहर से इंपोर्ट करने के बजाय हम भारत में ही उसके कैसे निर्मित कर पाए, और नए अस्पताल जब बनेंगे या जो अभी के अस्पताल है इनकी हम कैसे क्षमता बढ़ाएं ये अलग अलग डिज़ास्टर के अगेंस्ट, उसके ऊपर हमारा अभी काम चल रहा है IIT दिल्ली में। जी बिल्कुल। सौमित्र जी, जाहिर सी बात है CDRI को लेकर काफ़ी उम्मीदें हैं, काफ़ी आशाएं हैं, और एक इसके पीछे अच्छा कॉज भी है, एक अच्छा मुद्दा भी है। लेकिन इससे क्या और कैसे लाभ लिया जा सकता है, कैसे लाभ मिल सकता है? भारत की ये पहल है, इसको आप कैसे देखते हैं? जी देखिए, इसमें अगर भूवैज्ञानिकी और पर्यावरण के दृष्टिकोण से अगर हम देखें, जो अवसंरचना को कैसे हम संरक्षण करें, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के संरक्षण, लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जहाँ पर इस तरह की अवसंरचना है, जहाँ की आपदा आने की संभावना है, तो वहाँ धरती के नीचे के जो संरचना क्या है, जिसको कि हम प्लेट टेक्टोनिक्स के तहत मानते हैं। और ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स आज के डेट में ये देखा जा रहा है कि ये जो भारतीय उपमहाद्वीप ये 5 से 6 सेंटीमीटर की रफ्तार से लगातार पूर्वोत्तर दिशा में अग्रसर हो रही है, और इसमें कई देश के साथ इस प्लेट के समन्वय है। तो हम लोगों ने जो हमारे देश इस समय जो सोच रही है कि जो आपदा के रेजिलियंस में या उस इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सारे देश को एक साथ लेकर के चलना है, वो बहुत सही समय पर सही सोच है। क्योंकि ये जो प्लेट्स हैं, ये प्लेट जो है सिर्फ एक देश के सीमा में बंधे हुए नहीं हैं, ये कई देशों के जो बाउंड्री हैं, कई देशों की बाउंड्री को ये समेटे हुए हैं। तो उसमें जैसे मान लीजिए कि एक एल्टिन टैग फॉल्ट है, जो कि हिमालय पर्वत श्रृंखला से भी पुरानी एक द्रास माउंटेन रेंज है। उस द्रास माउंटेन रेंज से शुरू होकर के ये बीच में दिल्ली को होती हुई अरब सागर तक जाती है जी। और जब भी अफगानिस्तान में कोई भूकंप आते हैं, या जैसे उसके भारत से सटे हुए दूसरे जगह पर कोई भूकंप आते हैं, तो ये एल्टिन टैग फॉल्ट में उसके कंपन अनुभव होते हैं। या अरब सागर के प्लेट में कुछ, धरती के नीचे के प्लेट में कुछ भूकंप आती है, तो वो भी परिलक्षित होती है हमारे साइज्मोमीटर से दूसरे जगहों पर। तो इसका मतलब यह है कि जब इतने बड़े संरचना धरती के नीचे वो जब एक दूसरे देशों को समेटे हुए आपस में, तो हम क्यों ना उस चीज़ को समझने में एक दूसरे देश के सहयोग और उसके साथ मिलकर काम करें। और इस समय की जो सूझबूझ है हमारे देश की, हमारे प्राइम मिनिस्टर महोदय की, वो बिल्कुल सही समय पर सही सोच है। और सारे वैज्ञानिक उस दिशा में इस सोच को आगे बढ़ाने में, अगर सुदूर संवेदन की सहायता से जी, जितने सैटेलाइट इमेजरी आपके हमारे पास है पूर्व और अभी के, उस सारे सैटेलाइट इमेजरी की सहायता से अगर हम लगातार इसमें आने वाले परिवर्तनों को हम परिलक्षित करके पूर्वानुमान करते हैं, तो उसमें हमको ये पता चलेगा कि कहाँ ये संरचनाएं जो है खिसक रही है। जी बिल्कुल। मुद्दा भूकंप का गंभीर है, लेकिन केवल बात अगर आपदा की हम कह रहे हैं तो वो बात केवल भूकंप तक सीमित नहीं है, क्योंकि आपदा किसी भी रूप में हो सकती है। जैसा मैंने शुरू में बताया कि कोरोना संक्रमण भी एक तरह की आपदा थी और उसने दुनिया के तमाम देशों को प्रभावित किया। इसी प्रकार जलवायु परिवर्तन का मुद्दा है जो लगभग दुनिया के सभी देशों के लिए एक चुनौती बना हुआ है। इसलिए जो आपदाएं होती हैं वो किसी सीमा में नहीं बंधी होती हैं। संतोष जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं इस मुद्दे को, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात पर जोर दिया कि जब हम आपदाओं से जूझने की या प्रबंधन की बात करते हैं तो उसके लिए दुनिया में एकीकृत कोई नीति होनी चाहिए, रणनीति होनी चाहिए। अलग थलग रणनीति से फायदा नहीं होगा। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? जी, ये तो बहुत ही अलौकिक और बहुत अच्छी बात है जो कोलिशन की बात हो रही है। एक तो विश्व के स्तर पे भी हो रही है और एक राष्ट्रीय स्तर पे भी हो रही है। कि जैसे आपने कहा कि केवल भूकंप तक सीमित नहीं है आपदाएं, आपदाओं का एक बहुत बहुआयामी है जी। और उसी तरह से मल्टी प्लेयर्स इसमें एंगेज होते हैं इसके प्रबंधन में भी।
और एक और बात कही गई जो सभी के द्वारा कि ट्रांस बाउंड्रीज हैं, बहुत सारे डिजास्टर के कोई बाउंड्रीज नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर कोई एक देश अकेला चाहे एक बड़ी आपदाओं से निपटने के लिए, तो ये असंभव सा होता जा रहा है। तो इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो प्रधानमंत्री जी की जो इनिशिएटिव्स हैं, सीडीआरआई का इनिशिएटिव है, ये केवल आपदाओं के साथ जोड़ने का नहीं है, बल्कि एक ह्यूमन टू ह्यूमन इंगेजमेंट भी हो रहा है, प्रोफेशनल टू प्रोफेशनल इंगेजमेंट्स भी हो रहे हैं, और साथ साथ जो हमारे बुद्धि विकास हो रहे हैं उसके इनोवेशंस के भी इंगेजमेंट्स हो रहे हैं। तो इसकी पूरी एकीकृत अगर बैकग्राउंड में देखें तो कोलिशन एक लैंडमार्क है इस तरह के ट्रांस बाउंड्री डिजास्टर्स को हैंडल करने के लिए। जो दूसरी बात जो मैं इसमें कहूंगा, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लोकल हमारे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं कई देशों में, तो आइडिया ये है कि इस कोलिशन के माध्यम से लोकल जो हमारे ज्ञान है और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, दोनों का सम्मिश्रण कैसे हो। क्योंकि जितने भी आपदाएं अभी देख रहे, जैसे बहुत सारे फ्लड्स के सिचुएशंस को देखे हमने, बहुत सारे हमने साइक्लोनिक स्टॉर्म्स को देखा, बहुत सारे अर्थक्वेक्स को देखा, हर में एक नई जानकारी और एक नए चैलेंजेस उभर के आ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो 2-3 कोलिशंस की बात कर रहे हैं, एक तो सीडीआरआई, दूसरा हमारा G20, जिसमें प्रधानमंत्री जी बहुत ज्यादा भारत सरकार की भूमिका रही है कि G20 में आपदा प्रबंधन पे एक को सम्मिलित किया जाए और एक वर्किंग ग्रुप बनाया जाए। तो इसमें भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह से जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, या जो डेवलपिंग कंट्रीज के साथ साथ जो हमारे जो गरीब देश हैं या गरीब जनता है, जहां जिस देश की भी, उस पे आपदाओं का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में जब हम कलेक्टिव एक्शंस की बात करते हैं, कलेक्टिव विजडम की बात करते हैं, तो हमारा इस तरह के कोलिशंस का बहुत ही ज्यादा महत्व है। तो इसलिए हम कहते हैं वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की बात प्रधानमंत्री जी ने कहा। और इससे अच्छी बात नहीं होगी जब सीडीआरआई, G20, बिम्स्टेक, साउथ एशियन नेशंस, सारे कोलिशंस को प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमें एक संगठित होकर आपदा प्रबंधन की रणनीति हमारे विश्व के पास होनी चाहिए। तो इसमें जो भी अपने अपने देश के पास जो भी अपनी क्षमता है, उसको साझा करते हुए जो लोग लोकल स्तर पे जो इससे जूझ रहे हैं, उनको एक सही सॉल्यूशन। बिल्कुल संतोष जी, बिल्कुल इसमें वैश्विक स्तर पे सहयोग की एक भावना है इसके पीछे। जाहिर तौर पे G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, और कहीं ना कहीं एक मुद्दा कि कैसे एक दूसरे देशों का सहयोग ऐसे मुद्दों पे किया जाए जो मानवता से जुड़े हैं, मानवीय जिनका पहलू है। कमल जी, अगर बात में आपदा प्रबंधन की हम लोग कर रहे हैं तो खास तौर से बात की जाती है कि ऐसे घटनाक्रम का जब सामना करने के लिए एक सक्षम आधारभूत ढांचा और आपूर्ति श्रृंखला पर जोर दिया जाता है। ये दोनों पहलू जो हैं वो क्यों जरूरी हैं? जी, अगर देखिए अभी जो हमारा समाज है, हमारा विश्व है, हमारी जो मानवता है, इसमें हम सब लोग इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने आज अपने उद्बोधन में कहा कि दुनिया का कोई भी देश, दुनिया का कोई भी समाज ये नहीं सोच सकता कि अगर दुनिया के किसी और हिस्से में कोई घटना हो रही है तो उसका उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। जी, अभी जो हमारी जो उत्पादन की व्यवस्था है, प्रोडक्शन सिस्टम्स हैं, वो ग्लोबल सप्लाई चेन्स पे डिपेंडेंट है। तो हम जो है, अगर आप एयरपोर्ट्स को देखें या शिपिंग पोर्ट्स को देखें, तो ये तो पूरी चेन है। तो इसकी जो रेजिलियंस है, इसकी जो मजबूती है, वो उतनी ही है जितनी कि कम से कम जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर है वही है। पूरी जो कड़ी बनी हुई है, इसमें कड़ी की जो सभी श्रृंखलाएं हैं, सभी का मजबूत होना ज़रूरी है। इसीलिए हमें इसको एक वैश्विक स्तर पे सोचना पड़ेगा। और ये जो कोalition की स्थापना प्रधानमंत्री जी ने की है, ये भारत की दूरदर्शिता का परिचायक है। इस कोalition की जो अवधारणा हुई वो कोविड से पहले हुई, लेकिन कोविड ने ये सिद्ध कर दिया कि ऐसे कोalition की ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम्स हैं वो लोकल नहीं रह गए हैं। अभी वो लोकल भी हैं तो वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और लोकल और ग्लोबल दोनों साथ साथ चलते हैं। तो हमें पूरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी जो दुनिया में श्रृंखला है उसको मजबूत करना होगा। इसके लिए चाहे दुनिया के विकसित देश हों या विकासशील देश हों, चाहे छोटी अर्थव्यवस्थाएं हों या बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हों,
हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम सबका भविष्य एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। और यही हमारा, जैसा कि संतोष जी ने कहा, हमारे G20 का मोटो भी यही है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। हम सबका भविष्य एक दूसरे से बहुत जुड़ा हुआ है और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है वो बहुत बड़ा रोल है और उसको सुदृढ़ करना मिल करके ये बहुत ही जरूरी है। कमल जी, अगर CDRI की हम बात कर रहे हैं, एक जो वैश्विक गठबंधन भारत के नेतृत्व में बना है आपदा प्रबंधन को लेकर, अगर सीधे सीधे मैं पूछूं तो इससे क्या और कैसे लाभ है? मसलन क्या एक दूसरे देशों में एक्सपर्ट्स की नियुक्ति की जा सकेगी, या इस प्रकार के जो तकनीकी जुड़े हुए पहलू हैं क्या उसमें एक सहयोग की भावना रहेगी? कैसे काम होगा इसमें? जी बिल्कुल, इसमें मैं 4 चीजें कहना चाहूंगा। पहले तो ये कि हम मिल करके जो आगे भविष्य में जो जोखिम है, जो रिस्क है, उसका हम कैसे असेसमेंट करें। तो हम मिल करके एक ही तकनीक, सबसे एडवांस टेक्निक लगा के कर सकते हैं। हम मिल करके अपने स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशन कैसे हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं कि वो उसका स्टैंडर्ड ऐसा हो कि वो हर तरह की आपदाएं, चाहे भूकंप हो या बाढ़ हो या चक्रवात हो, उसको सहने में सक्षम हो। कैसे हम जो वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, उसको ऐसे लगाया जाए कि उसके उपयोग से रेजिलियंस बढ़े, रिस्क ना बढ़े। और कैसे जब दुनिया में कोई भी आपदा आती है और इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होता है, तो हम मिलके काम करें कि हम उसको तुरंत रिकंस्ट्रक्ट कर सकें, तुरंत उसका पुनर्निर्माण कर सकें और पहले से बेहतर कर सकें। तो इन सब चारों चीज़ों पे परिचर्चाएं होंगी। ये जो इशू है रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का, ये मल्टीडिसिप्लिनरी इशू है। आज उद्घाटन के सत्र के बाद एक और घोषणा हुई कि CDRI के तहत एक नया कार्यक्रम चलेगा जिसका नाम है IREX। उसका मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस एकेडमिक एक्सचेंज प्रोग्राम, जिसमें जैसा कि वसंत जी बता रहे थे, छोटे स्तर पे भारत और कैलिफोर्निया अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ के बीच में आदान प्रदान हुआ। इसको हम कैसे और बड़े स्तर पे करें और अगले कुछ सालों में, 2-3 सालों के अंदर हम कम से कम 1000 ऐसे लोग तैयार करें जिनके पास आपदा प्रबंधन, इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस के संदर्भ में आपदा प्रबंधन की मल्टीडिसिप्लिनरी स्किल्स हो। वो इंजीनियरिंग भी समझें, प्लानिंग भी समझें, डिज़ाइन भी समझें, सोशियोलॉजी भी समझें, क्योंकि आजकल की जो समस्याएं हैं वो नैरो समस्याएं नहीं रह गई हैं जी। उनका जो पूरा रूप है वो बहुत ही विस्तृत है, और उस विस्तृत रूप को टैकल करने के लिए, उसका समाधान ढूंढने के लिए हमको अलग अलग जो डिसिप्लिन्स हैं उसकी एक्सपर्टीज को साथ मिला करके प्रॉब्लम सॉल्विंग में इस्तेमाल करना होगा। जी वसंत जी, एक बड़ा मुद्दा जो आता है वो बुनियादी ढांचे में बड़े निवेश का आता है, लेकिन साथ ही आपदा रोधी उसको सुनिश्चित करना ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, बुनियादी ढांचे में निवेश हो गया, लेकिन अगर वो आपदा रोधी नहीं है और वो सुनिश्चित नहीं है, तब भी सवाल खड़े होते हैं। इससे क्या तात्पर्य है? जी हाँ, तो जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट हमारी किस तरह से आपदा को आने के बाद किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को रेजिलिएंट बनाए रखेगी और किस तरह से जान माल की कम से कम हानि पहुंचेगी, पर्टिकुलरली किसी की जान उसमें ना चली जाए। इस तरह के टेक्नोलॉजी बनाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट होती है, हम उसके बारे में अभी ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। मैं उदाहरण के तौर पे लूँगा कि अभी जैसे NDRF की एक टीम तुर्की सीरिया में गई थी, जहाँ पे उन्होंने एक रेस्क्यू मिशन चलाया था दोस्त के नाम से, और जिसकी काफ़ी सराहना हुई थी। प्रधानमंत्री जी ने भी उसकी सराहना की थी। अब उसी के तहत टेक्नोलॉजी के तौर पे और इन्वेस्टमेंट के तौर पे गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारे NDRF की टीम्स हैं, उनको ड्रोन की शिक्षा दी जा रही है। इस ड्रोन को किस तरह से आपदा के दौरान लोगों को बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसकी तकनीक IIT दिल्ली में उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। जैसे कि अगर किसी इमारत के अंदर उसके ढह जाने के बाद लोग फंसे हुए हैं लेकिन वो ज़िंदा हैं, तो उनको जितना जल्दी हो सके वहाँ से बाहर निकालना होगा। वो निकालने के लिए जो टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है, उसमें NDRF की जो टीम होती है उनकी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। जैसे अभी कमल किशोर जी ने कहा कि इट इज़ अ मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच दैट इज़ रिक्वायर्ड।
इस तौर पे कि बहुत सारे अलग अलग एक्सपर्ट्स इसमें चाहिए होते हैं। जैसे ड्रोन का जो एल्गोरिदम डेवलप करते हैं वो एरोस्पेस इंजीनियर चाहिए होते हैं, वो ढांचे को समझने और उसको दूर करने के लिए स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स चाहिए होते हैं, और इस तरह से बहुत सारी टीमें हैं जिनको साथ में जुड़कर काम करना होगा जबकि उनको वहाँ से बाहर निकालना होगा। लेकिन ये होने से पहले उनकी ट्रेनिंग भी ज़रूरी है। उनको ये पता होना चाहिए कि जब इस तरह की कोई घटना होती है किस तरह से लोगों को उसमें से बाहर निकाला जा सकता है। वो जो टेक्नोलॉजी डेवलप होती है वो इस तरह के जो CDRI का प्लेटफॉर्म है उसमें देश जब एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, उसके जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के जो वर्कशॉप्स होते हैं उसमें वो देखते हैं कि किस तरह से हम चलाए इन प्रोग्राम्स को। जब ये हानि पहुंचती है कम से कम समय पे लोगों की हम जान बचाए, उसमें हमारा निवेश करना ज़रूरी है। जी, अलग अलग देशों के बीच में कोऑपरेशन करके, सहयोग करके। बिल्कुल। सौमित्र जी, अगर मैं केवल भारत की बात करूं तो यूएन की एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार भारत में विभिन्न प्रकार की जो आपदाएं आती हैं, हर साल जो आपदाएं आती हैं, बाढ़, सूखा, भूकंप, इस तरह की जो अलग अलग आपदाएं आती हैं, उसके चलते लगभग 48 लाख लोग किसी ना किसी रूप में कम या ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और अगर इस संदर्भ में उचित कदम समय रहते नहीं उठाए गए तो ये आंकड़ा 2030 तक करोड़ों में होगा। बिल्कुल। आप कैसे इस मुद्दे को देखते हैं? देखिए, अगर विभिन्न तरह की आपदाओं को अगर हम के बारे में अगर हम अनुसंधान करें कि जैसा कि अभी इसमें निष्कर्ष पर निकल के आए हैं कि आपदा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, कि जैसे अभी जोशीमठ में ये जो देखा गया था कि वहाँ ज़मीन धंस रही थी, लेकिन उसके पहले अगर आप देखें कि वहाँ जंगलों में आग लगी हुई थी, जिससे कि जो फॉरेस्ट फायर के वजह से जो भूमिगत जल का अधिक से अधिक जो है अवशोषण हुआ, जिसके वजह से वहाँ की ज़मीन जो है बदल गई है। तो अगर हम आपदा को अगर देखें तो न सिर्फ हमें भूकंप को सिर्फ अलग से देखना है, न ही वहाँ के भूमिगत जल को भी उसके साथ जोड़ना है, वहाँ की जंगल की संरचनाओं को भी जोड़ना है, और वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देखना है, क्योंकि जिस तरह की जगह में जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो वहाँ पर हो। जैसे 2013 में जो केदारनाथ डिज़ास्टर हुआ था, तो उसमें ये देखा गया था कि उसके आसपास के जितने भी नए संरचना बनी थी वो ढह गई थी, लेकिन केदारनाथ मंदिर जस का तस बना हुआ था। इसका मतलब हमारे जो पुराने समय की जितनी भी संरचनाएं थी वो कुछ सूझबूझ के साथ वो बनाई गई थी। तो हमें दोबारा उसका पुनर्वलोकन करना चाहिए कि किस क्षेत्र में किस तरह की संरचनाएं होनी चाहिए। और आज के डेट में जब हमारे पास तकनीकी विशेषज्ञता है, अब विभिन्न देश में अलग अलग तरह के विकासशील विशेषज्ञों की राय लिया जाए और उनसे जो है एक पूरी तरह से हम वसुधैव कुटुंबकम की दृष्टि से उसको सोचें कि हमारे देश में जिस तरह की संरचनाएं हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि दूसरे देश में उसी तरह की संरचनाएं हों। हाँ, हम आर्थिक मदद जरूर कर सकते, लेकिन अपनी संरचना को उनके ऊपर नहीं दे सकते, या यूरोप की जो संरचना है उसको इन टोटो हम अपने देश में नहीं ला सकते, क्योंकि यह वैश्विक जरूर है हमारी सोच, लेकिन संरचना के बारे में अगर हम सोचें तो उसको एक जगह की जो समस्या है उसको दृष्टिकोण अलग होगा, उसकी संरचना की रेजिलियंस उसके लिए अलग होगा। तो इसलिए वैश्विक तो सोच हो, लेकिन उसकी जो हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की जो सोच होगी वो लोकल होगी। तो वो ग्लोबल से लोकल इस तरह का अगर हम बात सोचें तो जरूर हमें इसमें सफलता मिलेगी। और आज की जो परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो ये ग्लोबल से लोकल और लोकल से ग्लोबल, ये दोनों चीज़ की हमें आवश्यकता है। सोच की, एक दूसरे के आपस में मदद की, और ज़रूरत पर हम सारे चीज़ भूल करके सिर्फ एक दूसरे की मानवता की रक्षा के लिए इन चीज़ों के लिए आगे बढ़ें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में तमाम पहलुओं को रखा, वैश्विक सहयोग पर जोर दिया। आइए सुनते हैं और क्या कुछ उन्होंने ICDRI के इस सम्मेलन में क्या कहा। Recent disasters have reminded us of the scale of challenges we face. Let me give you a few examples. We had heat waves across India and Europe. Many island nations were harmed by earthquakes, cyclones, and volcanoes. Earthquakes in Turkey
and Syria caused great loss of lives and property. Your work is becoming more relevant. There are great expectations from the CDRI. Friends, this year, India is also bringing the world together through its G20 presidency. At the president of G20, we have already included the CDRI in many working groups. The solutions you explore here will receive attention at the highest levels of global policy making. This is an opportunity for CDRI to contribute to infrastructure resilience, especially against climate risk and disasters. I am confident that the deliberations at ICDRI 2023 will provide a pathway to achieve the shared vision of a more resilient world. जी संतोष जी, मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूं, क्योंकि जब बात हम आपदाओं की करते हैं और आपदा किसी देश में आती है, जिस एकीकृत रणनीति की बात की जा रही है, जिस पे जोर दिया जा रहा है कि एकीकृत नीति होनी चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ताकि अलग थलग दिशा में काम ना हो, चिंतन ना हो। बात आती है सूचना के आदान प्रदान की। अगर आपदाओं का मुद्दा है तो सूचना उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं, खासतौर से दो देशों के बीच? जी, दो तरह के आपने जो बात की और प्रधानमंत्री जी ने जो कही कि अभी कॉन्टेक्स्ट में जो चीज़ें जैसे बदल रही हैं, आपदाओं का स्वरूप बदल रहा है, आपदाओं के चैलेंजेस बदल रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में कोई अकेला सोच नहीं सकता। और उस परिस्थिति में मुझे जो लगता है कि जो आपने कहा कि आंकड़ों का आदान प्रदान, सूचनाओं का आदान प्रदान कैसे हो, मुझे लगता है जैसे CDRI और इस तरह के कोलिशंस हैं जो मैंने अभी नाम लिया था कि कई इस तरह के कोलिशंस हैं जो साउथ एशिया का, G20 का, बिम्स्टेक का, आपस में भी इन लोगों के साथ एक अंडरस्टैंडिंग बन रही है और उसमें एक दूसरे के साथ सहमति हो रही है, बायलैटरली भी और मल्टीलैटरली भी। सभी कुछ देश भी सामने आ रहे हैं एक दूसरे के साथ साथ और कई देश भी एक साथ आ रहे हैं। तो इसमें जैसे आपने देखा कि भारत की जो पहल हुई, जो सैटेलाइट का लॉन्च होना और कई इस तरह की सुविधाओं का आदान प्रदान करना, उसी तरीके से दूसरे देश में भी जो सुविधाओं का विकास हो रहा है आपदा प्रबंधन के लिए, उसमें भी एक दूसरे के साथ हम जुड़ रहे हैं। ये जो कोलिशन है, ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें केवल रिसोर्स एलोकेशन कर वहाँ के जो हमारी जो संरचनाएं हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उससे केवल रेजिलिएंट बनाने की बात नहीं रही, पूरे मानवता की बात हो रही है कि मानव का जीवन सुरक्षित कैसे हो, और उसमें सूचनाओं का आदान प्रदान एक बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि टर्की सीरिया अर्थक्वेक का अभी प्रधानमंत्री जी ने एक उदाहरण दिया, और उसी समय एक 2013 की बात है जिस समय जापान में अर्थक्वेक हुआ था। तो अगर आप दोनों देशों की टेक्नोलॉजी को अगर कंपेयर करें तो आप देखते हैं कि एक जगह अर्थक्वेक से नुकसान नहीं हुआ जैसे जापान में, लेकिन इधर सीरिया और टर्की में बहुत भारी नुकसान हुआ। अब यहाँ पे सूचनाओं का आदान प्रदान, ज्ञान का आदान प्रदान और एक नई जो विधि डेवलप हो रही है जिसमें हम कह सकते हैं कि टाइम हैज कम फॉर डिजास्टर डिप्लोमेसी। एक सोची समझी पूरे स्ट्रैटेजी के तहत अब डिजास्टर डिप्लोमेसी को ये बल देता है। आपदा के पश्चात जो तुरंत होती है बात, जिसमें आपने टर्की के रिस्पांस की बात की, नेपाल अर्थक्वेक के रिस्पांस की बात हुई, लेकिन साथ साथ जरूरी है कि आपदाओं के जोखिम को मैं इस पहलू को भी समझने की कोशिश करूंगा, इसको भी जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया। लेकिन कमल जी, मैं दो मुद्दे आपसे समझना चाहता हूं। एक तो मुद्दा है कि आपदाएं आएंगी, इनको रोका नहीं जा सकता, लेकिन नियंत्रित किया जा सकता है। अगर यूएन की रिपोर्ट्स का मैं उल्लेख करूं तो हर साल करीब 360 अरब डॉलर का करीब नुकसान होता है इन आपदाओं के कारण दुनिया को। निवेश की भी अच्छे खासे जरूरत है। एक तो मुद्दा ये है। दूसरी बात जिस पे जोर प्रधानमंत्री जी ने भी दिया कि बुनियादी ढांचे में मुद्दा निवेश का है, जो बात मैं वसंत जी से भी समझना चाह रहा था, लेकिन वो आपदा रोधी हो सुनिश्चित करना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसा डिजिटल की हम बात करें या शिपिंग लाइंस की बात करें
विमान की बात करें, ये नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला है और अगर आपदा आती है तो इसके चलते, उन आपदाओं के चलते ये पूरा नेटवर्क प्रभावित होता है। इसको कैसे सुनिश्चित किया जाए? जी, आपने दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही। पहले आपने ये कहा कि दुनिया में बहुत ज़्यादा नुकसान, आपने कई सैकड़ों अरब के बारे में बताया, अरबों का नुकसान होता है जो आपदाएं आती हैं उनसे। तो इसमें 50 से 66% तक जो नुकसान है वो इस वजह से होता है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गया, हमारी रेल लाइन डैमेज हो गई, हमारी रोड्स डैमेज हो गई, एयरपोर्ट्स डैमेज हो गए, शिपिंग पोर्ट्स डैमेज हो गए। और ये जो नुकसान आप बता रहे हैं ये है डायरेक्ट नुकसान जी। और इनडायरेक्ट नुकसान जो होता है, अगर आप एक रोड बह गई तो एक तो रोड को का जो नुकसान हुआ, जो हमारी जो एसेट लॉस हुई कि रोड को बनाने में दोबारा से जो पैसे लगेंगे, एक तो वो हुआ। और रोड के ना होने की वजह से जो हमारे लोगों को मार्केट से एक्सेस टूट गई, जो आर्थिक नुकसान, जो सेकंड ऑर्डर आर्थिक नुकसान होता है वो और भी ज़्यादा है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं उसको ऐसे बनाएं कि वो आपदाओं को सहने में सक्षम हो। और कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया वो आपदा को सहने में सक्षम है, लेकिन उसकी वजह से और लोगों को आपदाएं पहुंच रही हैं। उसका उदाहरण देता हूं मैं आपको कि एक आपने हाईवे बनाया, हाईवे तो बहुत अच्छा बनाया, ऊंचा ऊंचा करके बनाया, वो फ्लड को, बाढ़ को सह सकता है, लेकिन उसमें हाईवे के बनाने से जो ड्रेनेज पैटर्न है, जो पानी का जो नेचुरल निकास है वो रुक गया। उसकी वजह से एक तरफ जो है गांव और शहर पूरे बाढ़ से ग्रस्त हो जाते हैं। तो हमको ये भी सुनिश्चित करना है कि एक तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर खुद रेजिलिएंट हो और दूसरा किसी और के लिए, किसी और जगह के लिए रिस्क क्रिएट ना करे। ये बहुत ज़रूरी है। अब दूसरी बात आपने कही निवेश की। देखिए, जब हम कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, चाहे हम वो पावर लाइन बनाएं, ट्रांसमिशन लाइन बनाएं या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बनाएं, जैसे हमारे यहाँ कुछ राज्यों में, जैसे उड़ीसा में, हमने तटीय इलाकों में जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस हैं उनको अंडरग्राउंड किया है। जब आप शुरू में ये निवेश करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये महंगा पड़ रहा है जी, लेकिन अगर हम उसकी लाइफ साइकिल कॉस्ट देखें, अगर उसकी लाइफ साइकिल हम 40 साल या 50 साल मान करके देखें और 50 साल तक अगर आप उसको आपदारोधी नहीं बनाएंगे तो उससे क्या नुकसान होगा। तो अगर ये जो आप शुरू में जो पैसा खर्च कर रहे हैं उसको आपदारोधी बनाने में, ये आप बाद में इसको बचाएंगे इसको। तो ये आज जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 1 रुपया जो आप आपदारोधी में बनाने में खर्च कर रहे हैं, उसका आपको 4 रुपये लाभ मिलने वाला है। तो ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि जो भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर रहे हैं उसमें हम उसका जो कितना व्यय हुआ, कितना लाभ हुआ, इसको हम छोटे समय के लिए ना देखें, उसको लंबी अवधि में देखें कि 40 साल में, 50 साल में जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी लाइफ है उस दौरान कितना खर्चा, कितना लाभ। अगर इस तरीके से देखेंगे तो हम अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करेंगे वो ऐसे करेंगे कि उसकी वजह से हमारा नुकसान कम से कम होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान कम होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से लोगों को नुकसान कम होगा और आर्थिक नुकसान कम होगा, जीवन और जीविकाएं दोनों सुरक्षित रहेंगे। जी बिल्कुल। सौमित्र जी, आप कैसे इस पहलू को देखते हैं? क्योंकि अगर मैं विकसित देशों की भी बात करूं तो जिस प्रकार से आपदाएं आती हैं उसके चलते उनका देश तो प्रभावित होता है, लेकिन बात चूंकि टेक्नोलॉजी की है, उसके चलते जो नेटवर्क है दुनिया का, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल उठने लगता है कि घटना अमेरिका में हुई, उसका फर्क दुनिया के दूसरे देशों को किस तरह प्रभावित करेगा टेक्नोलॉजी की दृष्टि से। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले एक बिंदु पर मैं कंसंट्रेट करना चाहूँगा। सबसे पहले कि जो आपदा प्रबंधन में थोड़ी सी हमें जो आपदा पूर्वानुमान, उस पर भी हमें देखना चाहिए। अब जैसे आपने बताया कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किस तरह से होती है या उसका हम कैसे सूचनाओं का आदान प्रदान कैसे होता है, तो एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। जो अमेरिका में कैलिफोर्निया में एक बहुत बड़ा फॉल्ट है, उसका नाम है सैन एंड्रियास फॉल्ट, जो कि सबको पता है कि भूकंप ग्रसित जगह है वो। लेकिन एक वहाँ पे भूवैज्ञानिक, उन्होंने सुदूर संवेदन लैंडसैट सैटेलाइट की सहायता से उन्होंने एक
फॉल्ट उसके परपेंडिकुलर आइडेंटिफाई किया। और सबसे बड़ी बात है कि उनका ये सूचना जैसे ही वहाँ की सरकार तक पहुँची, उन्होंने तुरंत उस जगह की बिल्डिंग कोड को उन्होंने बदल दिया, और जिससे वहाँ पर जब 2 साल बाद भूकंप आया तो वहाँ 6.7 रिक्टर स्केल की भूकंप आई, लेकिन एक भी जान माल की उसमें कोई हानि नहीं हुई और न ही कोई बिल्डिंग गिरा। तो हमें सबसे पहले इस चीज़ की ज़रूरत है कि अगर हम 100 करोड़ अगर हम उसमें निवेश करते हैं आपदा प्रबंधन में, तो कम से कम उसका कुछ नहीं 1%, 1 करोड़ आपदा के पूर्वानुमान में भी हमें खर्च करना चाहिए। और इसका जितना अधिक से अधिक हो सकता है उसको मीडिया के थ्रू या जैसे आप लोगों के थ्रू उसका प्रचार किया जाए, या उस पर जो पुस्तकें या जो पेपर्स लिखे जाते हैं उसको सरकारी विभागों में उसका पुनर्मूल्यांकन किया जाए कि भाई इस पे जो पूर्वानुमान किया जा रहा है उस पर कितनी वैज्ञानिक तथ्य है, और उसके आधार पर हम अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे और मजबूत कर सकते हैं, उस पर भरोसा करना चाहिए वैज्ञानिकों पर। और उस पर पूरी तरह से भरोसा करके थोड़ी सी सिर्फ 1%, जो आपदा प्रबंधन में काफ़ी पैसा खर्च होता है, सिर्फ उसका 1% मैं आग्रह करूँगा कि उसके पूर्वानुमान में भी लगाया जाए। तो हमें फिर जो है हो सकता है कि पैसा हमें थोड़ी सी खर्च हो उसमें, लेकिन जो जान माल की सुरक्षा है वो तो करोड़ों रुपए से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया है। जाहिर तौर पे विज्ञान ने काफ़ी तरक्की की है, टेक्नोलॉजी भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। जाहिर तौर पे सूचनाओं का आदान प्रदान का मुद्दा हो या टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये सहयोग भी बेहद आवश्यक है, ज़रूरी है। लेकिन एक मुद्दा सोशल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों महत्वपूर्ण है, ख़ास तौर से आपदा के समय, ये भी मुद्दा एक बहुत बड़ा है। और वसंत जी, इस मुद्दे को मैं आपसे समझना चाहूँगा क्योंकि बात सोशल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की है। जी, तो जब हम किसी सोशल मीडिया की बात करते हैं आजकल, जिसकी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, हालांकि जबकि अब इस तरह की कोई आपदा आती है उस वक्त जनरली सोशल मीडिया काफ़ी एक्टिव हो जाता है। उसका जारी रहना, उसका प्रभाव जो आपदा आई है उसके ऊपर ना हो, इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी डेवलप करनी ज़रूरी होती है। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे लूँगा कि जो हमारा मोबाइल नेटवर्क है, कोई आपदा आती है तो मोबाइल टावर्स हो गए या फिर डेटा सेंटर्स हो गए, उनको क्षति ना पहुँचे और जो नेटवर्क है हमारा वो जारी रहें और हम एक दूसरे से सूचनाएं आदान प्रदान करते रहें। इसके लिए हम उसमें निवेश करते हैं कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो इस तरह से हो कि उसका आदान प्रदान बिना किसी रुकावट के जारी रहें। दूसरे तो इस पे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो हमारा डेटा स्टोर होता है वो डेटा वहाँ पे बरकरार रहे और वो डेटा हम इस्तेमाल करके हम इसकी प्रेडिक्शन करें कि फ्यूचर में किस तरह की आपदाएं आ सकती है और उसको कैसे हम टैकल कर सकते हैं, किस तरह से उस पे हम राहत सामग्री पहुंचा सकते हैं। ये सारा आजकल जो मशीन लर्निंग द्वारा होता है या डेटा एनालिटिक्स द्वारा होता है, उनके लिए हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसको हम लाइफलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, उनका बरकरार रहना ज़रूरी है, उसको कोई क्षति भी ना पहुँचे और वो अपनी जो कार्य हैं उसको जारी रखें। तो इसके लिए जो हमने टेक्नोलॉजीज़ डेवलप की हैं वो अभी खासकर जो वैश्विक सहयोग की हम बात कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी का हम आदान प्रदान करते हैं ताकि इस तरह की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइफलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको हम रेजिलिएंट बनाएं और हमारे जो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है वो जारी रहे, हमारा सोशल नेटवर्क बरकरार रहे। जी कमल जी, मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय है, वैश्विक सहयोग का है और बार बार बात होती है जलवायु परिवर्तन की। और जलवायु परिवर्तन का एक मुद्दा ऐसा है, दुनिया के हर देश के सामने एक ये चुनौती बना हुआ है, वैश्विक स्तर पर दुनिया के लिए एक बड़ी समस्या के तौर पर ये देखा जाता है और इसको लेकर तमाम तरह के समझौते समय समय पर होते रहे हैं। पेरिस समझौते की अगर मैं बात करूं तो उसको लेकर विकासशील देशों का जो रुख रहा, विकसित देशों का जो रुख रहा, उसको लेकर भी तमाम तरह के मुद्दे उठते रहे हैं। ऐसे मुद्दे जब उठते हैं, खास तौर से जलवायु परिवर्तन है या आपदा से जुड़ी घटनाएं हैं, इसमें वैश्विक जो सहयोग की बात हम कर रहे हैं, इसमें दुनिया के जो विकसित देश हैं या विकासशील देश हैं, उनकी भूमिका को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि समन्वय वहाँ भी जरूरी है। भारत एक मंच प्रदान कर रहा है, भारत भूमिका निभा रहा है। देखिए, जब क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन की बात आती है तो इसमें दो इसके पहलू हैं। एक पहलू तो है जिसको अंग्रेजी में क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन बोलते हैं कि हम जो कार्बन जो एमिशंस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, उनको कम करें। और दूसरा है अडेप्टेशन
कि कैसे हम जो जलवायु परिवर्तन आ रहा है, जो जलवायु जो बदलती जा रही है, उसके हिसाब से अपने सामाजिक आर्थिक ढांचे को कैसे उसके हिसाब से ढालें ताकि हम अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर सकें और उसके दुष्प्रभाव कम से कम रहें। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस का जो इसके अंदर रोल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए जब हम कोई और इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई और निवेश करते हैं तो शायद 5 साल के लिए या 10 साल के लिए करते हैं, लेकिन जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करते हैं तो वो कई दशकों के लिए करते हैं, कभी कभी तो 100 साल के लिए करते हैं। और ये लगभग निश्चित है कि उस दौरान जलवायु में परिवर्तन आएगा, उसकी वजह से नई तरह की आपदाएं आएंगी, जो आपदाएं आती रही हैं उनसे ज़्यादा तीव्र आएंगी, उनकी बारंबारता बढ़ेगी। तो इसको हम कैसे, इसका हम अनुमान लगाएं, जैसा कि सौमित्र जी ने कहा, इसका हम लंबे समय तक कैसे पूर्वानुमान लगाएं और कैसे इसको हम अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो प्लानिंग है, जो डिज़ाइन है, उसमें कैसे समाहित करें। तो एक तो ये है, और ये जो काम है ये इसके लिए जो अंग्रेजी में कहते हैं पास्ट इज नो लॉन्गर अ गुड गाइड फॉर द फ्यूचर। जो पहले हुआ है वैसा आगे नहीं होने वाला है, आगे का समय अलग होने वाला है। इसके लिए सभी देश, चाहे वो विकसित हो या विकासशील हो, सबको साथ बैठ करके इसके बारे में सोचना होगा, इसके बारे में तकनीकों का विकास करना होगा और उनको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में समाहित करना होगा। जी, इसीलिए मैंने कहा कि आपदाओं की कोई सीमा नहीं होती, वो किसी सीमा में बंधे नहीं होते हैं। जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इसको लेकर, आपदाओं को लेकर एकीकृत रणनीति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होनी चाहिए, अलग थलग नहीं। लेकिन मुद्दा वैश्विक है और भारत का जो वैश्विक सहयोग के लिए बहाव रहा है उसको भी समझना और उस पर भी चर्चा जरूरी है, क्योंकि भारत G20 देशों की अध्यक्षता कर रहा है। जाहिर सी बात है, जब CDRI की बात होती है तो उसके चलते भारत ने जहां आपदा के स्तर पर, कि आपदा की समस्या को देखते हुए वैश्विक स्तर पर एक गठबंधन बनाया है, दूसरी ओर क्लीन एनर्जी की जब हम बात करते हैं, जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं, तो उसको लेके उस दिशा में एक बड़ी पहल सौर ऊर्जा गठबंधन को लेकर भी भारत ने की है। जो भारत का वैश्विक सहयोग को लेकर भाव रहा है, सौमित्र जी, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये दोनों महत्वपूर्ण मुद्दे, दुनिया आपदा से प्रभावित होती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये कहना है कि जो आपदाएं होती हैं वो कोई बाउंड्री नहीं देखती हैं, बिल्कुल देशों की, और वो मानवता के लिए जरूरी है कि उस पर मिलकर काम किया जाए। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें या सोचें, तो मैं एक एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको बताना चाहूँगा, जो कि हम लोगों ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में किया था। उसके लिए हमें नासा से सहयोग मिला था, आर्थिक सहयोग, और हमने कुछ वैज्ञानिक सहयोग हमने आर्मेनिया जैसे देशों से भी लिया था। तो हमने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है जिसकी की पेटेंट मेरे पास है, उसका नाम है स्पेस एनवायरनमेंट व्यूइंग एंड एनालिसिस नेटवर्क, सेवान। तो ये सेवान इंस्ट्रूमेंट जो है वो दुनिया के कई जगहों पर जो है लगाया गया है। तो उसमें हम क्या देखते हैं कि जैसे सौर ऊर्जा की आप बात कर रहे थे, तो इसमें थोड़ा सा मैं ऐसे गुड़ तथ्यों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जो कि शायद बहुत लोगों को आज के डेट में पता नहीं होगा। कॉस्मिक रे, जब ये जलवायु परिवर्तन में जो कॉस्मिक रे वेरिएबिलिटी का एक बहुत बड़ा रोल है, और कॉस्मिक रे का पहला स्पेसिएशन हम लोगों ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में किया। जैसे सोलर कॉस्मिक रे और गैलेक्टिक कॉस्मिक रे, दोनों की अलग अलग वेलोसिटी होती है, और जहाँ भी जलवायु में थोड़ा सा परिवर्तन होता है उसकी वेलोसिटी में जो सेकेंडरी कॉस्मिक रे बनते हैं, तो उसको जब हम सिंटिलेटर्स में अपने फोटो मल्टीप्लायर से जब कलेक्ट करते हैं, तो हमने कई बार देखा कि कहीं अगर अचानक बारिश आ रही है या कहीं अगर पॉल्यूशन लेवल में परिवर्तन आ रहे हैं, तो उसका संकेत हमें मिलते हैं इस कॉस्मिक रे के पर सेकेंड उसके कंसंट्रेशन को हम देखने में। तो ये इसको लेकर के हमने जो है कई देशों में, करीब 14 देशों में इसका जो है वो सिमिलर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट को लगाया गया है। और हम लोगों की परिकल्पना ये थी कि पूरे विश्व में कम से कम 50 देशों में इस तरह की सेवान डिटेक्टर लगाए जाए। लेकिन ये जो पैंडेमिक के चलते उस चीज़ में थोड़ा सा अवरोध आ गया है, क्योंकि जो फाइनेंस में भी थोड़ा सा दूसरे देशों की सरकार भी अब उसमें जो है आर्थिक सहयोग नहीं दे रही है। लेकिन उसके छोटे से अगर प्रोटोटाइप सेवान डिटेक्टर अगर बनाया जाए
तो सिर्फ हमारे देश में ही अलग अलग जगह की जो जलवायु परिवर्तन में जो एक रूपता नहीं है या एक रूपता है, उसके बारे में एक समन्वित अध्ययन करके फिर जो भारत के जो सहयोगी देश उनके साथ भी मिल करके हम एक समन्वित अध्ययन कर सकते हैं, जिससे कि जलवायु परिवर्तन को पहले तो हम समझें, फिर उसके बाद हम जो है उसके स्ट्रक्चर के बारे में सोचें। पहले अभी तो हमारी समझ भी बहुत कम है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 200 साल का वैज्ञानिक तथ्य है, लेकिन हमारी धरती तो करोड़ों साल पुरानी है। पहले भी जलवायु परिवर्तन हो चुकी थी, उस समय मानव सभ्यता तो दूर, मानव का अस्तित्व भी नहीं था। ये आइस कोर से हमें पता चला है कि पहले भी ग्लोबल वार्मिंग हुई थी और ग्लोबल कूलिंग हुई थी, और वो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें कि वो सारा तथ्य ये कॉस्मिक रे के अंदर छुपा हुआ है, तो अगर हम अध्ययन करते हैं, कई तरह की वैज्ञानिक अवधारणा, कई तरह की देशों की धारणा, उसको लेकर के अगर हम इस दिशा में आगे बढ़ते हैं, ये एक बहुत लंबा कदम है, लेकिन इस पर एक छोटा कदम हम रख चुके हैं और आगे आने वाले समय में पूरे विश्व के साथ काम करके इस पर और भी काम करेंगे, जिससे कि जलवायु परिवर्तन को हम समझ सके। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अगर आपदा प्रबंधन की बात की जाती है तो भारत ने CDRI के जरिए एक बड़ा कदम, एक बड़ी पहल दुनिया के लिए की है, ताकि दुनिया में आपदाओं से अगर कोई प्रभावित हो तो उसको जरूर मदद मिले। और भारत ना सिर्फ ये कर रहा है बल्कि करके दुनिया को दिखा रहा है। तुर्की हो या सीरिया हो, भारत ने मदद की आगे बढ़ के, जब भूकंप जैसी आपदा आई। इसी प्रकार कोरोना संक्रमण के चलते जब दुनिया प्रभावित हुई तो भारत ने दुनिया की मदद वैक्सीन के जरिए की, और ये दिखाता है कि भारत कैसे जोर आपदा प्रबंधन और वैश्विक सहयोग पर दे रहा है। आप चारों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों का। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।